नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर देश की लोकतांत्रिक इतिहास को किया गया याद। पीएम मोदी बोले संविधान की मूल भावना कुचली गई थी। फिर बात करेंगे राहुल गांधी के पोस्ट पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले महाराष्ट्र में हार की पीड़ा बढ़ती जा रही है राहुल गांधी को। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी 28 साल पुराने राजद पर एक परिवार का नियंत्रण, लालू प्रसाद को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर एनडीए का कटाक्ष। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारतीयों की इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर गए शुभांशु की अंतरिक्ष में सफल उड़ान पर पीएम मोदी ने दी बधाई। द इमरजेंसी डायरीज, आपातकाल के दौरान पीएम मोदी के संघर्षों की कहानी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लॉन्च की किताब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शुभांशु और अमेरिका, पोलैंड और हंगरी से एक्सॉम मिशन 4 के उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया वास्तव में एक परिवार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से की फोन पर बात, भारत आने का दिया न्योता। आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई, कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास, पीएम और मंत्रियों ने रखा 2 मिनट का मौन। यूपी की कानून व्यवस्था पर अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे सीएम योगी, अहम मुद्दों पर होगा मंथन। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी केस में बड़ी खबर सामने आई है। नाले से मिला सोनम रघुवंशी का लैपटॉप और पिस्टल, अब 99% तक सुलझ सकती है राजा हत्याकांड की गुत्थी। चीन के किंगगादो में एक छत के नीचे होंगे भारत पाक के रक्षा मंत्री और एनएसए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने जा रही है बड़ी बैठक। भारत से बात करा दें, पीओके आतंकवाद सारे मसले सुलझाएंगे पाकिस्तान के पीएम। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद से लगाई गुहार। ईरान के सेंट्रल बैंक को इजराइल ने घोषित किया आतंकी संगठन, सीजफायर हो गया, लेकिन ठंडी नहीं हुई दुश्मनी की आग। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। देश में इमरजेंसी लगे आज 50 साल पूरे हो चुके। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तब देश में ऐसा तूफान उठा जिससे हर एक भारतीय को जूझना पड़ा था। आपातकाल का वो काला अध्याय आज भी लोगों के जहन में बुरे सपने की तरह जिंदा है। इतिहास भी उस काले अध्याय को अपने पन्ने से कभी मिटा नहीं सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उसके दंश को याद करते हुए एक्सपर्ट पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां किया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया गया था और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लगता है जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। पीएम मोदी ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा कि जब आपातकाल लगा था उस समय वह आरएसएस के युवा प्रचारक थे। इमरजेंसी विरोधी आंदोलन उनके लिए सीखने का अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया है। साथ ही उनको राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोपकर देश के संविधान की हत्या कर दी थी। 50 साल बाद भी कांग्रेस उसी मानसिकता के साथ चल रही है। उसकी नीयत आज भी वैसी ही तानाशाही वाली है। पीएम मोदी ने इस बात पर खुशी जताई कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने उन अनुभवों से कुछ को एक किताब के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने लिखी है, जो खुद आपातकाल विरोधी आंदोलन के एक दिग्गज थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में केवल 5 महीने में 8% की बढ़ोतरी हुई थी।
इस पर जवाब देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। राहुल गांधी माना कि महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे? आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को लेकर। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में ऐसे 25 से अधिक चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से अधिक मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बढ़े हैं और कई जगह कांग्रेस जीती है। देवेंद्र फडणवीस ने आगे लिखा कि मेरे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से लगे पश्चिम नागपुर चुनाव क्षेत्र में 7% मतदाता यानी 27,065 बढ़े और वहां कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे चुनाव जीते। उत्तर नागपुर में 7% यानी 29,348 मतदाता बढ़े और कांग्रेस से नितिन राउत जीते। पुणे जिले में बड़गांव शेरी में 10% यानी 50,911 मतदाता बढ़े और शरद पवार गुट के बाबू साहेब पठारे जीते। मलाड पश्चिम की बात करें तो 11% यानी 38,625 मतदाता बढ़े और आपके कांग्रेस पार्टी के असलम शेख जीते। मुमरा में 9% यानी 46,041 मतदाता बढ़े और शरद पवार गुट के जितेंद्र अहवाड जीते। सहयोगी दलों से भले ही नहीं, लेकिन अपनी ही पार्टी के असलम शेख, विकास ठाकरे, नितिन राउत जैसे पुराने सहयोगियों से इस ट्वीट से पहले एक बार बात कर लेते तो अच्छा होता। कम से कम कांग्रेस में संवाद के अभाव का इतना बुरा प्रदर्शन नहीं होता। बता दें कि राहुल गांधी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में केवल 5 महीनों में 8% की वृद्धि हुई है। कुछ बूथों पर 20 से 50% की वृद्धि देखी गई। बीएलओ ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वोट डालने की सूचना दी। मीडिया ने बिना स्थापित पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया और चुनाव आयोग चुप या मिली भगत। ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, यह वोट चोरी है, कवर अप की कबूलनामा है। इसलिए हम मशीन पठनीय डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने मंगलवार को घोषणा की कि उसके संस्थापक लालू प्रसाद यादव को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। पार्टी के संगठन चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने बताया कि प्रसाद एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने एक दिन पहले अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और जांच के दौरान वह सही पाया गया। पूर्वे ने कहा कि औपचारिक घोषणा 5 जुलाई को यहां की जाएगी, जब पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। परिषद की बैठक में लालू प्रसाद यादव को निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। इस बीच बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने मुख्य विपक्षी दल पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि लालू प्रसाद के दोबारा निर्वाचित होने से यह साबित हो गया कि 28 साल पुराने राजद पर एक परिवार का नियंत्रण है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने एक बयान में आरोप लगाया कि राजद प्रमुख के बेटे और उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव राजनीति में नैतिकता के मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपदेश देना पसंद करते हैं, लेकिन उनमें और उनके परिवार में नैतिकता का स्पष्ट अभाव नजर आता है। राज्य के डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लालू प्रसाद के 13वीं बार फिर से अध्यक्ष निर्वाचित होने के साथ ही राजद ने राजतंत्र स्थापित कर दिया है। स्पष्ट है कि पार्टी को केवल उनके और उनके परिवार की जरूरत है तथा उसे दलितों, पिछड़ों और अगड़ी जातियों की कोई परवाह नहीं है। बता दें कि आरजेडी के भीतर लंबे समय से लालू परिवार का वर्चस्व रहा है। पहले लालू यादव, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अब तेजस्वी यादव सभी प्रमुख भूमिकाओं में रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आरजेडी केवल परिवार तक ही सीमित होकर रह गई है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए थे लोकसभा।